गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास का हेलीकॉप्टर शॉट। हम अभी पढ़ रहे हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड को, उसमें लिखते हैं डायरेक्ट वेजेज को, उसमें लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। इन तीनों की टोटल को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। उसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को, उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को, उसमें से हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को। उसका जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, ऐड करते हैं प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, ऐड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट और लेस करते हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप या बाई प्रोडक्ट। उसका जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, उसमें ऐड करते हैं सेलिंग ओवरहेड जिसमें मार्केटिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें हम लिखते हैं सेल्स एंड द रिजल्ट इज प्रॉफिट और लॉस। करेक्ट। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे और हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, 3 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे और कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया था। आज हम और आगे के क्वेश्चन करेंगे और आगे के क्वेश्चन करेंगे हम 7 से। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है का मतलब ये भी है कि इसमें कॉस्ट शीट के जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो बहुत अच्छे पॉइंट दे रखे हैं, कुछ टिपिकल पॉइंट भी है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से आज की क्लास को समझना, ठीक है। 7th क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, 8th क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, 9th क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये हम एग्जाम वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो भारी क्वेश्चन भी कॉस्ट शीट के बहुत सारे एग्जाम में आ रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th से। एक्स वाई जेड। अच्छा, ये क्वेश्चन कब एग्जाम में आया हुआ है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है नवंबर 2019 के अटेम्प्ट में। एक्स वाई जेड ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैज रिवील्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर सितंबर 2019। 1 सितंबर और 30 सितंबर का हमें रॉ मटेरियल का स्टॉक दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक दिया हुआ है, दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है। द फर्म इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर ए टारगेटेड प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ। हमारे महीने का टारगेट है 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना। अब एक आपको बहुत सारे एक्सपेंडिचर की डिटेल इसमें दे रखी है। कंज्यूमेबल स्टोर एंड स्पेयर्स ऑफ फैक्ट्री 3,50,000। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट 2,50,000। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ₹2 लाख। पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹2। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट 2 लाख। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जनरल 2,24,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 4,13,000। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक नील। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 5,000 यूनिट। हमें क्वांटिटी दे रखी है, फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी क्वांटिटी दे रखी है 5,000 यूनिट। डिफेक्टिव आउटपुट विच इज 4% ऑफ टारगेटेड प्रोडक्शन रियलाइज ₹61 पर यूनिट। जितना हमने टारगेटेड आउटपुट ऊपर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 1 लाख। उसका 4% डिफेक्टिव आउटपुट बन गया, मतलब 1 लाख यूनिट्स जो हमारा टारगेटेड प्रोडक्शन था उसका 4% डिफेक्टिव है, मीन्स 4,000 यूनिट इज डिफेक्टिव। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वैसे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही वैल्यू करते हैं। एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं वो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, और वैसे भी जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं हम उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में ही लिखते हैं।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ₹78,26,000। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है 78,26,000। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। जो लेबर की कॉस्ट है वो मटीरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट का हाफ है। सेलिंग प्राइस 110 रुपीज पर यूनिट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड एंड प्रिपेयर द कॉस्ट शीट शोइंग द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। तो जो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे उसमें ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑफ कंजम्पशन बैलेंसिंग फिगर हमें मिल जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 5 किया था, उसमें परचेज नहीं दे रखी थी। तो अगर आप इस पूरे क्वेश्चन की तहकीकात कर लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर भी परचेज नहीं दे रखी। ये परचेज से इनको कुछ समस्या है कि परचेज मत दो, तो यहाँ पर भी हमें परचेज नहीं दे रखी है। तो देखो पूरे क्वेश्चन में परचेज नहीं दे रखी है, तो परचेज नहीं दे रखी तो कॉस्ट शीट हमने 4th और 5th किया है, हमने पूरा फॉर्मेट बनाया और उसके बाद में हमने कंजम्पशन को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया और कंजम्पशन से हमने परचेज को भी कैलकुलेट किया, राइट। तो चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट पहले हम समझ लेते हैं कि उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, फिर हम कॉस्ट शीट को भी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो एक हमें यहाँ पर दे रखा है कंज्यूमेबल स्टोर एंड स्पेयर ऑफ फैक्ट्री। क्या दे रखा है? कंज्यूमेबल स्टोर एंड स्पेयर ऑफ फैक्ट्री। ये जो एक्सपेंडिचर है इट इज फैक्ट्री ओवरहेड। ये कौन सा खर्चा है? ये फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को तो हम वैसे ही अलग से शो करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को भी हम अलग से शो करते हैं। ये जो पैकिंग कॉस्ट है सेकेंडरी, इट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट्स। प्रोडक्शन की एसेट क्या होती है? प्रोडक्शन की एसेट्स होती है प्लांट एंड मशीनरी, उसका लीज रेंट इट इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जनरल, इसको हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में लिखना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे रखे, फिनिश गुड्स ओपनिंग दे रखा है, फिनिश गुड्स क्लोजिंग। अच्छा, फिनिश गुड्स ओपनिंग में 0 है, फिनिश गुड्स क्लोजिंग की क्वांटिटी हमें दे रखी है 5000 यूनिट। ओपनिंग में कुछ था ही नहीं और क्लोजिंग में 5000 यूनिट का स्टॉक बच गया, ठीक है। फिर आगे दे रखा है डिफेक्टिव आउटपुट विच इज 4% ऑफ टारगेटेड प्रोडक्शन। टारगेटेड प्रोडक्शन का 4%, टारगेटेड प्रोडक्शन इज 1 लाख यूनिट। 1 लाख यूनिट का 4% होता है 4000। 4000 यूनिट डिफेक्टिव है जिसको हमने 61 की रेट पर सेल किया। तो ये कहाँ लिखेंगे? इट इज रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट कह सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको स्क्रैप की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो डिफेक्टिव आउटपुट को सेल करेंगे और उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू होगी वो हमें कहाँ लिखनी है? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में माइनस करना है, माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव। तो 4000 यूनिट और उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 61 है, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 61 जो भी आएगा वो हम फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दे रखा है, तो एक सबसे पहले तो वर्किंग नोट हम बना लेते हैं। हमारा टारगेटेड प्रोडक्शन कितना था? टारगेटेड प्रोडक्शन, टारगेटेड प्रोडक्शन हमारा 1 लाख यूनिट्स का है, 1 लाख यूनिट्स। हमने इसमें से, अच्छा इसमें से कुछ डिफेक्टिव हो गया, माइनस करते हैं डिफेक्टिव आउटपुट। डिफेक्टिव आउटपुट, हमारा डिफेक्टिव आउटपुट है टारगेटेड प्रोडक्शन का 4%, मतलब 4000। 4000 यूनिट अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ? मेरा एक्चुअल आउटपुट हुआ 96,000 यूनिट। ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 5000 यूनिट, ओपनिंग में तो हमारे पास कुछ स्टॉक ही नहीं था, 5000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक बच गई। तो देखो यहाँ पर ये है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बेसिकली प्रोडक्शन है 96,000 यूनिट का, इट इज प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट इक्वल्स टू 96,000। इसमें ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट को ऐड करें जो कि है ही नहीं, और इसमें से लेस करूं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट है 5000।
अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट को माइनस कर देता हूं तो मुझे मिलेगी सेल्स की यूनिट। मैंने 91,000 यूनिट सोल्ड किए, यूनिट्स सोल्ड इक्वल्स टू 91। मतलब आप समझे, 1,00,000 यूनिट का टारगेट बनाया था, इतना प्रोडक्शन करेंगे, मगर उसमें से 4% डिफेक्टिव हो गया है। सो एक्चुअल आउटपुट इज 96,000 विच इज नॉर्मल आउटपुट। मेरा जो नॉर्मल आउटपुट है वो 96,000 का है। 96,000 में से मैंने 5,000 यूनिट का स्टॉक रख दिया, मतलब 5,000 यूनिट नहीं सेल हुई। इट मीन्स 96,000 में से 5,000 यूनिट स्टॉक में है, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, 5,000 यूनिट उसमें से स्टॉक बच गया। तो इसका मतलब है मैंने 91,000 यूनिट को सेल कर दिया। तो जो सेल्स आएगी वो होगी 91,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर सेलिंग प्राइस, उससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पर दे रखी है 110। इससे मुझे क्या मिलेगी, उससे मुझे सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। पहला वर्किंग नोट तो हो गया ये वाला। अच्छा, अब कुछ और वर्किंग नोट बनेंगे। इसमें मैं एक वर्किंग नोट बना देता हूं, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? तो यहां पर एक फैक्ट्री ओवरहेड में तो आपको लिखना है कंज्यूमेबल स्टोर एंड स्पेयर 3,50,000, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर इट इज 3,50,000, 3,50,000। और एक और इसमें हम लिखेंगे वो है लीज रेंट, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट। प्रोडक्शन एसेट का मतलब होता है प्लांट एंड मशीनरी, प्रोडक्शन एसेट। इसका जो लीज रेंट है वो है 2 लाख रुपीज। ये 2 लाख भी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। तो फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल हो गई 5,50,000, इट इज फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, एक और यहां पर हम लिख सकते हैं वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एक और वर्किंग नोट बना लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में एक तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ही दे रखा है, नाम ही एक्सपेंडिचर का दे रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और ये हमें यहाँ पर स्पेसिफिकली दे रखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 4,13,000। तो इसको तो हम यहाँ लिख ही लेते हैं 4,13,000। इसके अलावा एक हमें दे रखी है पैकिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी, सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट मैंने आपको बताया था इट इज पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट जो सेकेंडरी है वो 2 रुपीज पर यूनिट, जितनी यूनिट हमने सेल की है पर यूनिट 2 रुपए। तो हमने कितनी यूनिट सेल की, अभी हमने वर्किंग नोट 1 में बताया था कि हमने 91,000 यूनिट सेल किए। तो 91,000 यूनिट सोल्ड और पर यूनिट पैकिंग की कॉस्ट है 2 रुपीज। इट मीन्स इट इज 1,82,000, 1,82,000 इज पैकिंग कॉस्ट विच इज पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसके अलावा यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में और कुछ दिया हुआ नहीं है। 4,13,000 प्लस 1,82,000 इट इज 5,95,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा, एक हमें यहाँ दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद लिखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक बाकी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर है। अच्छा, डिफेक्टिव आउटपुट कितना है 4% टारगेटेड प्रोडक्शन का। तो एक वर्किंग नोट हम यहाँ पर और बना लेते हैं, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव की यूनिट्स कितनी है? डिफेक्टिव यूनिट है 1 लाख यूनिट टारगेटेड प्रोडक्शन, उसका 4% 4,000 यूनिट उसकी क्वांटिटी है डिफेक्टिव की। उसकी रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव की रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हो गई 4,000 यूनिट है और उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 61 रुपीज पर यूनिट है। 61 रुपीज, 61 मल्टीप्लाई बाय 4,000, 2,44,000, 2,44,000 इज रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव, जिसको कि हमें फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में माइनस करना है, राइट। चलिए, और इसमें क्या पॉइंट हमें दिया हुआ हो सकता है? हाँ, अब एक पॉइंट जो बहुत अच्छा है,
देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ, हम क्या करते हैं, देखिए समझना इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छी तरीके से, लिखना नहीं इसको। देखो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का हम ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का हम माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान से आप समझना, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम, अच्छा ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बट क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स हमें दे रखा है। तो ये हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। हम ये क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो मैंने वैल्यूएशन का क्या तरीका बताया आपको। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 10 लाख रुपीज, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 10 लाख यूनिट, और हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट है, हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट वो है 5000। हमने 5000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक है 1000 और यूनिट सोल्ड हो गई हमारी, मान लेते हैं 4000, ठीक है, यूनिट हमने सोल्ड कर दी 4000। अब हम इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 10 लाख डिवाइडेड बाय हमारी प्रोडक्शन की यूनिट कितनी है 5000, हमारी प्रोडक्शन की यूनिट है 5000 मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट है 1000। ऐसे ही करते हैं, मैंने आपको ऐसे ही बताया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट, ठीक है। तो 10 लाख रुपए हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 5000 यूनिट का हमने प्रोडक्शन किया, उसमें से 1000 यूनिट का हमारा स्टॉक बच गया। तो इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स इज 2 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 लाख। ये जो हमने 2 लाख रुपए का वैल्यूएशन किया ना, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कितना किया, 2 लाख। इसकी कैलकुलेशन एक और तरीके से भी हो सकती है। एक और तरीके से कैसे हो सकती है मैं बताता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 8 लाख, और हमने कितनी यूनिट सेल की, हमने 4000 यूनिट सेल की, 4000 यूनिट सेल की, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 8 लाख रुपीज, राइट। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट, ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 8 लाख, आपने कितनी यूनिट सेल की, आपने यूनिट सेल की 4000, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 4000, एक यूनिट की कॉस्ट आ गई 200 रुपीज। अब आपका क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट कितनी है, आपकी क्लोजिंग स्टॉक यूनिट है 1000, तो 8 लाख में अगर आप 4000 का डिवाइड करोगे और 1000 का मल्टीप्लाई करोगे, इट इज रुपीज 2 लाख। और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे फिनिश गुड्स के स्टॉक का वैल्यूएशन 2 लाख। तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन, एक तो फॉर्मूला हमने पढ़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट। एक और फॉर्मूला बनाया जा सकता है क्या, ये फॉर्मूला तो अगर आप ऐसे चल रहे हो, अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हो, तब तो फॉर्मूला आपको यही काम लेना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट, राइट, ओके। बट अगर आप रिवर्स चल रहे हो, आप रिवर्स चल रहे हो और आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट। दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो। अच्छा, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम तभी आएंगे जब ओपनिंग स्टॉक नहीं है। अगर ओपनिंग स्टॉक है तो फिर दिक्कत आएगी। ओपनिंग स्टॉक अगर दे रखा है तो फिर दोनों का आंसर
सेम आए ये जरूरी नहीं है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा हो तो फिर ये तरीका काम में नहीं आएगा कि आप इस सेकंड तरीके से भी स्टॉक का वैल्यूएशन कर लो। बट अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो आप इस तरह से भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स पर यूनिट, ऐसे भी आप स्टॉक का वैल्यूएशन कर सकते हो। इफ ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स इज नॉट गिवन, तो ऐसे भी कर सकते हो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन। ठीक है, यहां पर ये ही तरीका काम आएगा क्योंकि यहां पर क्या चल रहा है, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, रिवर्स चल रहा है ऊपर से, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल परचेज नहीं है। रॉ मटेरियल परचेज नहीं है तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन आएगा नहीं, तो जब हम ऊपर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर ऊपर से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी तो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन भी आप कर सकते हो। बट यहाँ पर ऊपर से कैलकुलेशन नहीं आएगी, रिवर्स कैलकुलेशन, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ऊपर स्टार्ट करना है। तो अभी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए आपको ये तरीका ही काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक और वर्किंग नोट बना लेते हैं जिसमें हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट दे रखा है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें क्वेश्चन में दे रखा है 78,26,000, 78,26,000 इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने यूनिट सोल्ड कितनी की, 91,000 यूनिट हमने सोल्ड, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 5,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है। तो 78,26,000 डिवाइडेड बाय 91,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 इक्वल्स टू ₹4,30,000। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन हो गया। ये एक अच्छा पॉइंट था इस क्वेश्चन में, ये हमने कवर कर लिया। अब तो हम क्या करेंगे, एक और अच्छा पॉइंट आएगा इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट एम्प्लॉय की कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट वेजेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ दे रखा है कि जो लेबर की कॉस्ट है वो मटेरियल कंज्यूम्ड का हाफ है, तो मटेरियल कंज्यूम्ड का हाफ, मटेरियल कंज्यूम भी नहीं पता तो लेबर की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम ये करते हैं, कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आप लिखिए कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले कॉस्ट शीट में हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर हम लिखते हैं डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, इन दोनों की टोटल को हम लिखते हैं प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। फिर हम इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करते हैं
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन तो है ही नहीं, इस क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन नहीं दे रखा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दे रखा है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं भी पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी नहीं दे रखी, सेकेंडरी थी, वो हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इंक्लूड कर लिया। लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव, तो इसका रिजल्ट जो आएगा हम उसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स इज 0, इसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, जो रिजल्ट आएगा हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, करेक्ट। तो इसका जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर हम लिखते हैं सेल्स, 91,000 यूनिट को सेल किया, और हमने 91,000 यूनिट को सेल किया है 110 रुपीज़ की रेट पर, मल्टीप्लाई बाय 110, तो ये हमें सेल्स का अमाउंट मिल जाएगा, और इसका डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। अच्छा, 91,000 मल्टीप्लाई बाय 110, सेल्स 1,10,00,000, 1,10,00,000 इज आवर सेल्स, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें क्वेश्चन में दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 78,26,000, 78,26,000, 26,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हमने कैलकुलेट किया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 5,95,000, 5,95,000। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं विच इज 2,24,000, 2,24,000, 2,24,000, 78,26,000 प्लस 5,95,000 प्लस 2,24,000, इट इज 86,45,000। हमारी सेल्स है 1,10,00,000, प्रॉफिट है 13,65,000, इट इज अवर प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का हमने अभी वैल्यूएशन किया है, और वो वैल्यूएशन है 4,30,000, 4,30,000 इज क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स वैल्यू, 4,30,000। तो अब हम क्या करेंगे, रिवर्स जब चलते हैं तो माइनस को प्लस करना होता है और प्लस को माइनस करना होता है। 78,26,000 में हमें माइनस करना है 4,30,000 को, इट इज 73,96,000, 73,96,000 इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप मतलब डिफेक्टिव, इट इज 2,44,000। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट इज, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और हमने इसका भी एडजस्टमेंट कर लिया, ये भी हो गया। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट इज रुपीज 2 लाख एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 2,50,000, 2 लाख
एंड 2,50,000 रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो हमें क्या करना है, अच्छा सॉरी ये तो ऐड होने हैं, ठीक है। तो 73,96,000 में हमें ऐड करना है 244, जो इस डिफेक्टिव को सेल करने से मिला वो ऐड हो जाएगा, माइनस से प्लस करना है, और जो प्लस हो रहे हैं वो माइनस करना है, -2 लाख -2,50,000, 71,90,000, 71,90,000 इज अवर फैक्ट्री कॉस्ट। रीचेक कर लेता हूँ, 73,96,000 प्लस 2,44,000 माइनस 4,50,000, इट इज 71,90,000। नाउ WIP का स्टॉक हमें दे रखा है क्वेश्चन में, सबसे पहले 2 लाख ओपनिंग एंड 5 लाख क्लोजिंग, 2 लाख ओपनिंग 5 लाख क्लोजिंग, 2 लाख ओपनिंग 5 लाख क्लोजिंग, ओके। तो 71,90,000 में हम 5 लाख को ऐड करेंगे और 2 लाख को लेस करेंगे, तो हमें ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी 74,90,000। फैक्ट्री ओवरहेड की हमने लिस्ट प्रिपेयर की है, इट इज 5,50,000, फैक्ट्री ओवरहेड इज 5,50,000। तो फैक्ट्री ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में से 550 माइनस, ये यहाँ से माइनस नहीं करना है, इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी 69,40,000, राइट। हमें क्या मिल गई, प्राइम कॉस्ट मिल गई 69,40,000। यहाँ से हमें एक कैलकुलेशन प्लस होने की जगह माइनस हो गई, शायद आप लोग कंटिन्यूसली साथ साथ में चेक करते रहना। यहाँ पर एक कैलकुलेशन, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 78,26,000, इसमें हमें 430 को ऐड करना था, मैंने उसको लेस कर दिया, तो 82,56,000, 82,56,000। फिर इसमें ऐड करना है 2,44,000 माइनस करना है 4,50,000, तो इट इज 80,50,000, 80,50,000। उसमें प्लस करना है 5 लाख और माइनस करना है 2 लाख, इट इज 83,50,000, 83,50,000। उसमें माइनस करना है 5,50,000, तो ये आएगा 78 लाख। 78 लाख इज प्राइम कॉस्ट, 78 लाख क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, बिल्कुल आप बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर हमें दे रखा है, ये प्राइम कॉस्ट हमारी आ गई 78 लाख। अब ये जो दे रखा है कि जो डायरेक्ट वेजेज है, ये जो हमारी डायरेक्ट वेजेज है, ये मटेरियल कंज्यूम्ड का हाफ है, मतलब जितना मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा उसका 50% डायरेक्ट वेजेज आएगी। देखो ये दे रखा है यहाँ पर लाइन, ये हमें लाइन दे रखी है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब वेजेज, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट मीन्स डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज इज हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब जितना मटेरियल कंज्यूम्ड होगा उसका हाफ हमारा क्या होगा, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट का अमाउंट होगा, ठीक है। तो अब कैसे करें, दोनों ही नहीं पता हमें, ना मटेरियल कंज्यूम पता है ना डायरेक्ट वेजेज पता है, हाँ मगर इन दोनों की टोटल पता है, इट इज 78 लाख। अगर मैं इस अमाउंट को x मान लेता हूं, अगर मैं मटेरियल कंज्यूम्ड को x मान लेता हूं, तो मेरी डायरेक्ट वेजेज होगी 0.5x, करेक्ट ना। अगर मैं मटेरियल कंज्यूम्ड को x मान लेता हूं तो मेरी जो डायरेक्ट वेजेज होगी वो मटेरियल कंज्यूम्ड का हाफ, मतलब 0.5x। x और 0.5x ये दोनों मिलकर होते हैं 78 लाख। तो इससे मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा और x की वैल्यू आएगी विच इज मटेरियल कंज्यूम, तो मुझे वेजेज की कॉस्ट भी पता चल जाएगी। तो देखो यहाँ पर हम एक बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 6, वर्किंग नोट नंबर 6। मटेरियल कंज्यूम्ड को अगर मैं x मान लेता हूँ, मटेरियल कंज्यूम्ड को अगर मैं x मान लेता हूँ, तो मेरी लेबर की कॉस्ट कितनी होगी, मेरी लेबर की कॉस्ट होगी 0.5x, और x और 0.5x ये दोनों मिलकर 78 लाख रुपीज, मतलब प्राइम कॉस्ट।
तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 78 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल्स टू 56 लाख। तो मेरा जो मटेरियल कंजम्पशन है, जो मटेरियल कंजम्पशन की कॉस्ट है, मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल्स टू ₹56 लाख, और जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वो इसका 50% है। डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है वो इसका 50% है, विच इज 28 लाख। $78 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, 52 लाख। आज कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे हो रही है। 52 लाख और ये हो गया 26 लाख। 52 एंड 26, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ गए आप। अगर मैं मटेरियल कंज्यूम को x मान लेता हूं तो मेरा जो डायरेक्ट वेजेज होगा वो उसका 50% होगा, मतलब 0.5x। तो x और 0.5x दोनों मिलकर प्राइम कॉस्ट हो गई। तो मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट है 52 लाख, मटेरियल कंज्यूम्ड की मेरी कॉस्ट हो गई 52 लाख, और डायरेक्ट वेजेज की कॉस्ट मेरी हो गई 26 लाख। अच्छा, अब अगर मैं मटेरियल परचेज को कैलकुलेट करना चाहूं तो बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 7, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ, मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं परचेज को। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें हम ऐड करते हैं परचेज को। अच्छा, कोई एक्सपेंसेस परचेज से रिलेटेड है तो वो भी ऐड होगा। इस क्वेश्चन में कोई भी एक्सपेंसेस ऐसा नहीं है जो परचेज से रिलेटेड हो, मतलब जैसे कैरिज इनवर्ड या कोई मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। ओपनिंग कितना है 242, क्लोजिंग कितना है 292। ओपनिंग दे रखा है 242 और क्लोजिंग दे रखा है इसमें 292 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्या आ जाएगा, मेरा मटेरियल कंजम्पशन आ जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड। और मटेरियल कंज्यूम्ड मैंने कैलकुलेट किया 52 लाख। तो 52 लाख में मुझे ऐड करना है 2,92,000, माइनस करना है 2,42,000। तो 52 लाख 50,000 मेरा मटेरियल परचेज बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना था, बट हमने परचेज को भी कैलकुलेट कर लिया क्योंकि हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन था। जो अभी तक हमने कॉस्ट शीट के क्वेश्चन किए उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन, इसमें वो जो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन किया वो भी बहुत अच्छा पॉइंट था। ये जो पॉइंट दे रखा है कि लेबर की कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का 50% है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था। तो बहुत सारे अच्छे पॉइंट इस क्वेश्चन में थे। अच्छा, वो डिफेक्टिव वाला जो दे रखा था वो भी बहुत अच्छा पॉइंट था। ये जो हमने जो फर्स्ट वर्किंग नोट बनाया ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था कि 1 लाख यूनिट का टारगेटेड प्रोडक्शन है, उसका 4% डिफेक्टिव हो गया, मीन्स नेट आउटपुट इज 96,000। 96,000 में से 5,000 यूनिट स्टॉक में रह गई, इट मीन्स हमने 91,000 यूनिट को सेल कर दिया। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था। फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमने किया, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट था। और वो जो वेजेज और मटेरियल कंज्यूम्ड का हमने कैलकुलेशन किया वो भी बहुत अच्छा पॉइंट था। आप लोगों ने जितना कंप्लीट नहीं किया है फटाफट से इसको कंप्लीट कर लीजिए। और फिर ये जो क्वेश्चन था 7th, इससे भी एक और अच्छा क्वेश्चन है, वो है 8th। इसके बाद में हम करेंगे 8th। तो हमारे कॉस्ट शीट के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे उससे सॉल्व हो जाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्वेश्चन 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन दोनों ही भारी क्वेश्चन है। हाँ, बट कॉस्ट शीट के भारी क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, इसीलिए हम भारी क्वेश्चन भी सारे कर रहे हैं जिससे कि आपकी पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8th है ये आपके एग्जाम में आ चुका है May 21 के एग्जाम में। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2021। मार्च 2021 की डिटेल दे रखी है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन 1st March 2021 80,000 रुपीज। वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 1st March 2021 50,000 रुपीज। ये हमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, रॉ मटेरियल की परचेज दे रखी है, कैरिज इनवर्ड दे रखा है, डायरेक्ट वेजेज दे रखी है, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है कोई स्पेशल एक्सपेंसेस किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, तो हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो खर्चा दे रखा है कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, ये थोड़ा सा हायर ये दिया हुआ है, हायर चार्जेज पेड फॉर ए स्पेशल प्लांट, ये है हायर चार्जेज पेड फॉर ए स्पेशल प्लांट, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, हमने रॉ मटेरियल को रिटर्न किया। रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब होता है परचेज रिटर्न। हमने रॉ मटेरियल को परचेज मतलब रॉ मटेरियल जो खरीदा था उसमें से कुछ मटेरियल वापस रिटर्न कर दिया। परचेज रिटर्न का हम क्या करते हैं, परचेज में से माइनस कर देते हैं। कैरीज ऑन रिटर्न, हमने जो मटेरियल रिटर्न किया उसका कैरीज हमने पे किया 6,000। इसका क्या एडजस्टमेंट होता है, हमने जो रॉ मटेरियल रिटर्न किया वो कितने का था 40,000, और हमने रिटर्न किया उसके ऊपर हमारा कैरीज का खर्चा लग गया 6,000 रुपये। तो ये जो रिटर्न है ना, ये रिटर्न नेट हो जाएगा, ये रिटर्न नेट होकर 34,000 का हो जाएगा। 40,000 रुपये का गुड्स रिटर्न किया मगर 6,000 रुपये हमारा एक्सपेंडिचर लग गया, तो 40,000 में से 6,000 रुपये का एक्सपेंडिचर माइनस होके नेट परचेज रिटर्न होगा 34,000 रुपीज। एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, इट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लीगल चार्जेज, सैलरी टू स्टाफ, ऑफिस स्टाफ और मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ये तीनों के तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी वैन और वेयर हाउसिंग चार्जेज, ये दोनों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, WIP का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ठीक है, तो ज़्यादातर पॉइंट इजी है, बस यहाँ पर ये जो दो एक्सपेंडिचर दे रखे हैं ये दोनों के दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। स्टोर्स का ओवरहेड, स्टोर्स ओवरहेड जो होता है वो फैक्ट्री का ओवरहेड होता है। स्टोर्स ओवरहेड ऑन मटेरियल आर 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जो स्टोर वो जगह होती है जहाँ पर हम रॉ मटेरियल को लाकर खरीद कर रख देते हैं, हम उस जगह को स्टोर कहते हैं, है ना। तो स्टोर के जो भी खर्चे होते हैं इस पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, और वो कितना है, मटेरियल कंज्यूम्ड का 10% है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का 20% है। ओके, ठीक है। 10% ऑफ द आउटपुट वाज रिजेक्टेड, जितना आउटपुट हमने बनाया उसका 10% रिजेक्ट हो गया, एंड ए सम ऑफ ₹5,000 वाज रियलाइज ऑन सेल ऑफ, हमको उसको बेचने से 5,000 रुपये रियलाइज हुए। 10% ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट was found to be defective and the defective product were rectified at an additional expenditure which is equivalent to 20% of proportionate direct wages। जो फिनिश प्रोडक्ट बना उसका 10% डिफेक्टिव है और हमने उस डिफेक्टिव को वापस से रेक्टिफाई किया और उसके ऊपर कुछ खर्चा लगा। खर्चा कितना लगा, प्रोपोर्शनेट वेजेज का 20%, प्रोपोर्शनेट वेजेज का 20%। मैं बिल्कुल बताऊंगा ये कैसे कैलकुलेट होता है। द टोटल आउटपुट वाज 8,000 यूनिट ड्यूरिंग द मंथ। आउटपुट, टोटल आउटपुट कितना है 8,000। 8,000 में से 10% तो क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया, और फिर जो बचा उसका 10% डिफेक्टिव था जिसको हमने रेक्टिफाई कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉर द अबव पीरियड शोइंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब एक तरह से कॉस्ट शीट आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट बना लेते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
raw material consumed. Opening stock of raw material. हमारे रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 80,000। 80,000 इसमें हम ऐड करेंगे, हमने जितना रॉ मटेरियल परचेज किया, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया 2 लाख। फिर इस पर कैरिज इनवर्ड 20,000, तो इसमें 20,000 ऐड करेंगे, ऐड कैरिज इनवर्ड विच इज 20,000। फिर इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 30,000, इसको माइनस करेंगे। फिर इसमें से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमने टोटल 40,000 का गुड्स परचेज रिटर्न किया, उस पर रिटर्न किया, उस पर कैरीज लग गया 6,000 का, तो नेट परचेज रिटर्न इज 34,000। 80,000 ओपनिंग प्लस किया 2 लाख प्लस किया 20,000 माइनस किया 30,000 और माइनस किया 34,000। 2,36,000 इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर सेकंड। वर्किंग नोट नंबर सेकंड बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की लिस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, लीगल चार्जेज, ऑफिस स्टाफ सैलरी, ऑफिस स्टाफ सैलरी, और एक और एक्सपेंडिचर है मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। लीगल चार्जेज का अमाउंट हमें दे रखा है 2,500, सैलरी दे रखी है 25,000 और ये दे रखा है 2,000। 2,500, 20,000 और 2,000, ये सब मिलाकर टोटल होता है 24,500। 25,000 है, ये 25,000 है, 25,000 और ये हो गया आपका 29,500। 29,500, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। उसके बाद में नेक्स्ट हम लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? एक तो ये जो एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन 8,000 रुपये, 8,000 एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन 8,000। फिर हम लेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन विच इज 6,000। 6,000 डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी। फिर हम इसमें लेंगे एक और एक्सपेंडिचर जो यहाँ दे रखा है, वो है वेयर हाउसिंग चार्जेज विच इज 1,500। वेयर हाउसिंग चार्जेज इट इज 1,500। तो ये तीनों एक्सपेंडिचर हमने जो जो दे रखे थे सारे कंसिडर कर लिए, राइट। तो इन सब की टोटल अब कितनी हो जाती है? 15,500। एक बार कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं क्योंकि आज कुछ कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो रही है। 8,000, 6,000 और 1,500, वेरी नाइस, 15,500। एक लिस्ट और बना लेते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दे रखा है स्पेशल डिजाइन एक्सपेंसेस विच इज 30,000। स्पेशल
डिजाइन एक्सपेंसेस इट इज 30,000 और हायर चार्जेज ऑफ स्पेशल प्लांट and it is 24,000 दोनों की टोटल हो गई 54,000। एक और लिस्ट बना लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की। फैक्ट्री ओवरहेड में एक एक्सपेंडिचर तो हमें यहाँ लिखना है स्टोर्स ओवरहेड। ये मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट का 10% है, 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। और एक है फैक्ट्री ओवरहेड जो कि प्राइम कॉस्ट का 20% है। तो स्टोर्स ओवरहेड मटेरियल कंज्यूम्ड का 10%। मटेरियल कंज्यूम्ड हमने कैलकुलेट किया 2,36,000। तो 2,36,000 इसका 10% 23,600। और एक और इसमें आएगा फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का 20%। अच्छा, प्राइम कॉस्ट कैसे आती है? प्राइम कॉस्ट में 3 एक्सपेंडिचर की टोटल को प्राइम कॉस्ट कहते हैं। मटेरियल कंज्यूम्ड 2,36,000। लेबर की कॉस्ट हमें दे रखी है क्वेश्चन में 1,20,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने अभी कैलकुलेट किए 54,000। इन तीनों की टोटल होती है 4,10,000। इसका 20% फैक्ट्री ओवरहेड 82,000 और दोनों की टोटल होती है 1,05,600। तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड को भी कैलकुलेट किया और इसके बाद अब हमें प्रिपेयर करनी है कॉस्ट शीट। मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन हम यहां पर लिख चुके हैं। कॉस्ट शीट सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने कैलकुलेट किया 2,36,000। 2,36,000 इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर हम लिखेंगे डायरेक्ट वेजेज का अमाउंट हमें दे रखा है 1,20,000। 1,20,000 डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं, हमने कैलकुलेट किया। हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया 54,000। इन तीनों की टोटल को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। 2,36,000 प्लस 1,20,000 प्लस 54,000 प्राइम कॉस्ट इज 4,10,000। इसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को और फैक्ट्री ओवरहेड को हमने अभी कैलकुलेट किया। इट इज़ 1,05,600। 1,05,600 इज फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स 4,10,000 प्लस 1,05,600 इट इज़ 5,15,600। ठीक है, अब इसमें एक और एक्सपेंडिचर ऐड करना पड़ेगा, फिर आएगी क्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और वो है रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट। रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट ये ऐड करने के बाद हमें ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी। अब ये क्या है, बिल्कुल हम इसको पॉइंट को अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो क्या हुआ, आप इसको समझना पॉइंट को। हमारा जो टोटल आउटपुट है, वो है 8,000 यूनिट। टोटल आउटपुट मतलब हमने टोटल 8,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, इतना आउटपुट हमें बनाना था। ठीक है,
इस 8000 यूनिट में से 10% आउटपुट क्या हो गया, 10% आउटपुट यहाँ पर दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहाँ देखा 10% ऑफ द आउटपुट वाज रिजेक्टेड और उसको हमने 5000 एज ए स्क्रैप बेच दिया। ठीक है, 10% आउटपुट तो हमारा रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड आउटपुट, रिजेक्टेड आउटपुट 10% रिजेक्टेड आउटपुट है, मतलब 800 यूनिट रिजेक्टेड हो गई। तो इसका मतलब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 7200 यूनिट। उस 7200 यूनिट आउटपुट में डिफेक्टिव 10% है, मतलब जितना आउटपुट बनना जितना आउटपुट बना उसका 10% डिफेक्टिव है, 720 यूनिट डिफेक्टिव है और बाकी की नॉर्मल आउटपुट है। नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट कितना है, 7200 माइनस 720, 6480 डिफेक्टिव है। तो ये जो आउटपुट डिफेक्टिव बना 720 यूनिट, इसको हमने रेक्टिफाई कर दिया, मतलब इसमें जो डिफेक्ट थी वो हमने ठीक कर दी, मगर ठीक करने के रुपए लगे। जैसे ही हमने इस डिफेक्टिव यूनिट को ठीक किया, ये 720 यूनिट भी क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, मतलब एकदम सही हो गई। तो हमारा आउटपुट तो वैसे तो 7200 यूनिट का है, मगर ये जो डिफेक्टिव यूनिट है इसको ठीक करने में खर्चा लगा। अब खर्चा कितना लगा, देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन में पॉइंट पढ़ते हैं। 8000 यूनिट इज टोटल आउटपुट, उसमें से 10% तो एक तरह से हमारा आउटपुट रिजेक्ट हो गया, मतलब खराब है। तो 8000 में से 800 यूनिट्स तो खराब है, रिमेनिंग कितना बचा 7200। 7200 का 10% मतलब 720 डिफेक्टिव, मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट थी जिसको हमने ठीक कर दिया। तो ठीक करने का खर्चा लगा, वो जो ठीक करने का जो खर्चा लगा वो भी तो हमें खर्चे में ऐड करना पड़ेगा। तो वो कितना लगा, इसको अब आप समझना कैसे कैलकुलेट करेंगे। 10% ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, मतलब 8000 आउटपुट, उसमें से 10% तो डिफेक्टिव हो गया, रिमेनिंग बचा 7200। 7200 का 10% डिफेक्टिव है। 10% ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है। एंड द डिफेक्टिव प्रोडक्ट वर रेक्टिफाइड, मतलब हमने उसको ठीक कर लिया, मगर ठीक करने में खर्चा लगा। एट एन एडिशनल एक्सपेंडिचर, कुछ और खर्चा लगा, क्या कितना लगा, विच इज इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेज। 20% लगा प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेज का। अभी प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेज का 20% कैसे निकालते हैं, समझना। हमारी डायरेक्ट वेजेज कितनी है, हमारी डायरेक्ट वेजेज है 1,20,000। हमारी डायरेक्ट वेजेज कितनी है, 1,20,000। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना कितनी कॉस्ट लगी, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ऑन डिफेक्टिव यूनिट, डिफेक्टिव यूनिट्स इक्वल्स टू, हमारी लेबर की कॉस्ट है 1,20,000 और ये जो 1,20,000 ये जो डायरेक्ट वेजेज की कॉस्ट लगी है ये 8000 यूनिट को बनाने में लगी है। तो पर यूनिट वेजेज की कॉस्ट कितनी आती है, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 8000, पर यूनिट वेजेज की कॉस्ट आती है 15 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय, मतलब पर यूनिट 15 रुपये हो गए। डिफेक्टिव यूनिट कितनी है 720, मगर इसका केवल 20% ही लगा, लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनेट वेजेज का 20%। तो जो वेजेस लगी 1,20,000 वो 8000 यूनिट को बनाने में लगी। तो सबसे पहले तो हमने ये कैलकुलेट किया कि 720 यूनिट्स पर वेजेज कितनी होती है, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 720। 720 यूनिट पे वेजेज होती है 10,800, उसका 20% रेक्टिफिकेशन कॉस्ट है, इसका 20% होता है 2160। इट मीन्स रेक्टिफिकेशन कॉस्ट इज 2160। जैसे ही 2160 का हमने एक्सपेंडिचर किया, वो जो 720 यूनिट्स जो डिफेक्टिव थी वो ठीक हो गई। मतलब हमारा आउटपुट अब कितना है, हमारा आउटपुट 7200 यूनिट्स का है, क्योंकि हमने जो डिफेक्टिव था उसको रेक्टिफाई कर लिया। मगर ये जो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट लगी वो हमें यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, विच इज 2160। तो 5,15,600 में 2160 और ऐड हो जाएगा, तो हमारी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 51,7760 रुपीज हो जाएगी। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को। ओपनिंग स्टॉक
वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे और इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस हमारा कितना दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस हमारा दे रखा है 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस हमारा दे रखा है 24,000। तो हम 50,000 को उसमें ऐड करेंगे और 24,000 को इसमें से हम लेस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट 517760 में 50,000 आप ऐड करो, 24,000 माइनस करो, तो इट इज़ 5,43,760। इट इज़ फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम ये मानेंगे कि ये रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है और हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की लिस्ट बिल्कुल तैयार की है, विच इज़ 29,500। 29,500 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को हम ऐड करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 543,760 प्लस करेंगे इसमें 29,500, 573,260। अब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे किसका? हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का। बट अच्छी बात क्या है, दोनों ही नहीं है, ना ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स है और ना ही क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स है। चलो एक पॉइंट तो ठीक हुआ कि दोनों ही नहीं दे रखा है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स नहीं है, तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इट इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसकी भी हम ऑलरेडी लिस्ट प्रिपेयर कर चुके हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की टोटल हमारी होती है 15,500 एंड द रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स 573,260 में 15,500 को ऐड करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी 5,88,760, करेक्ट। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो कंप्लीट हो गया। अगर इस क्वेश्चन में पॉइंट देखें तो बहुत सारे थे। सबसे अच्छा पॉइंट तो वो जो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट था उसका पॉइंट था। तो एक बार क्वेश्चन के जो पॉइंट है वापस से फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट इसमें दे रखे थे हमें। ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल इसमें कोई दिक्कत नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग स्टॉक दिक्कत नहीं, परचेज को उसमें ऐड करना है, कैरिज इनवर्ड भी रॉ मटेरियल में ऐड करना है, डायरेक्ट वेजेज में कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों जो स्पेशल ड्राइंग और स्पेशल प्लांट का जो भी कोई भी खर्चा जो स्पेशल एक्सपेंसेस है फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रिटर्न ऑफ मटेरियल परचेज रिटर्न है, परचेज में से माइनस होता है, बट यहाँ पर दे रखा है कि हमने जो मटेरियल रिटर्न किया उस पर कैरीज लगा 6,000, तो 40,000 रिटर्न किया, 6,000 कैरीज लग गया, तो हमें नेट कितना मिलेगा? 34,000 ही मिलेगा ना। तो 34,000 हमने परचेज में से माइनस कर दिया, मतलब जो मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट की उसमें से परचेज रिटर्न माइनस किया 34,000। फिर हमें ये एक्सपेंडिचर दे रखा है एग्जीबिशन का, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बाकी के जो 3 एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, नेक्स्ट 3 एक्सपेंडिचर, ये तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। ये नेक्स्ट 2 एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, डिलीवरी वैन का एक्सपेंडिचर और वेयर हाउसिंग चार्जेज, ये सारे के सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग और WIP का क्लोजिंग। मेन पॉइंट एक तो था ये वाला, स्टोर्स का जो भी खर्चा होता है वो मटेरियल कंज्यूम्ड का 10% है और वो खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड होता है। इसके अलावा जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो प्राइम कॉस्ट का 20% है, वो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। रिजेक्टेड आउटपुट हमें 5,000 रिजेक्टेड आउटपुट हमें हुआ, उससे 5,000 मिले, हमने उस 5,000 को कहीं भी माइनस नहीं किया। यस 5,000 को आपको माइनस करना पड़ेगा। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है उसमें से हम फैक्ट्री कॉस्ट के बाद यहाँ पर माइनस करेंगे लेस सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, और यहाँ से माइनस करेंगे कितना? 5,000। ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 568,260। फिर इसमें ऐड करेंगे तो ये 583,760 हो जाएगा। स्क्रैप को बेचने से जो भी पैसा मिलता है वो
फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में हम माइनस कर देते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूरा चेक करने से पता चल गया कि स्क्रैप का पैसा जो मिला था वो हमने माइनस नहीं किया, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर 10% ऑफ द, सबसे अच्छा पॉइंट इस क्वेश्चन का यही था कि जितना आउटपुट बना 8000 आउटपुट था, उसमें से 10% तो रिजेक्टेड है, तो नेट आउटपुट कितना बचा 7200। 7200 का 10% 720 डिफेक्टिव है, जिसको हमने रेक्टिफाई किया और रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट लगी। अब वो कॉस्ट कितनी लगी वो हमने कैलकुलेट की। वो हमने कैसे कैलकुलेट की, यहाँ दे रखा है कि जो प्रोपोर्शनेट वेजेज है उसका 20%। अब प्रोपोर्शनेट वेजेज कैसे, 1,20,000 हमारी टोटल वेजेज है और ये टोटल वेजेज 8000 यूनिट आउटपुट बनाने की है, तो हमारी पर यूनिट वेजेज की कॉस्ट हो गई 15 रुपीज। जो डिफेक्टिव यूनिट है वो 720 यूनिट है, तो 15 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 720, 10,800 इज कॉस्ट। 10,800 उसकी प्रोपोर्शनेट वेजेज आ गई। उस प्रोपोर्शनेट वेजेज का 20% रेक्टिफिकेशन कॉस्ट है डिफेक्टिव को ठीक करने की, विच इज 2160। तो हमने कैलकुलेट की और फिर हमने कॉस्ट शीट प्रिपेयर की। रॉ मटेरियल कंज्यूम आप समझ गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को समझ गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की लिस्ट समझ गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, और फिर ये हमारी कॉस्ट शीट बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। स्क्रैप को बेचने से जो पैसा मिलता है वो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में हमें माइनस करना होता है। अगर स्क्रैप मटेरियल का स्क्रैप है तो मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन में माइनस हो जाएगा। अगर वो मटेरियल का स्क्रैप नहीं है, अदर स्क्रैप जो भी होते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जो भी स्क्रैप होते हैं वो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हमें माइनस करने होते हैं। ठीक है, तो ये पैसा माइनस किया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिखा, और ये हमारी आ गई टोटल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स, विच इज 5,83,760। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं।
ओके, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन आज अच्छे क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो गए। आज मुझे लगता है कि क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो और क्वेश्चंस में है ना कभी कभी हो जाता है, तो इसीलिए आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और सबसे लास्ट में हमें क्या करना होता है, आज का हेलीकॉप्टर शॉट। आज हमने केवल 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए, बट दोनों क्वेश्चन एकदम जंबो क्वेश्चन थे, भारी क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। फिनिश गुड्स के स्टॉक का वैल्यूएशन वाला पॉइंट भी था उन दोनों क्वेश्चन में, डिफेक्टिव, स्क्रैप, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कवर हुए। अगर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं जिसमें क्वेश्चन नंबर 7, जो 7 था उसमें 3 पॉइंट अच्छे थे। एक अगर मैं बात करूं कि पॉइंट कौन सा अच्छा था, तो वो वेजेज का पॉइंट, जिसमें मटेरियल की कॉस्ट का 50% वेजेज की कॉस्ट आती है, ये पॉइंट बहुत अच्छा था। उसमें एक पॉइंट आपका अच्छा था डिफेक्टिव वाला, कि डिफेक्टिव जो आउटपुट है वो टारगेटेड प्रोडक्शन का 4% है और उसकी जो सेल वैल्यू दे रखी थी। और एक पॉइंट बहुत अच्छा था, वो था क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन को करने का तरीका हमारा सबसे मेन तो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। बट यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। तो दोनों फॉर्मूले में, अच्छा दोनों फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ होता तो सेकंड नंबर वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड करके, वो अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर गलत आंसर आएगा। तो फिर उस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है उसमें हमें रिवर्स चलना था। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर सीधा चलते तब तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है और उससे हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी कर सकते थे, बट उस क्वेश्चन में रिवर्स चलना था। तो अब रिवर्स चल के कैलकुलेशन कैसे करें, इसके लिए हमने वो वाला जो तरीका यूज़ किया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यूनिट सोल्ड का डिवाइड करो और क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे पॉइंट थे, 3 अच्छे पॉइंट थे। बाकी फॉर्मेट के हिसाब से जो है रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना, या प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करना, या फैक्ट्री कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन सब को कैलकुलेट करने के तो नॉर्मल दूसरे पॉइंट थे ही। अच्छा क्वेश्चन था 8, उसमें जो अच्छा पॉइंट था वो डिफेक्टिव यूनिट्स वाला, उस डिफेक्टिव यूनिट को ठीक किया जा रहा है, उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है, उसका पॉइंट बहुत अच्छा था। बाकी इस क्वेश्चन में जो बाकी पॉइंट्स थे रॉ मटेरियल का, अच्छा रॉ मटेरियल में जो हमने रॉ मटेरियल को रिटर्न किया और रिटर्न करने पर जो कैरीज लगी, वो अच्छा पॉइंट था कि वो परचेज रिटर्न में से हमें माइनस करके परचेज रिटर्न को नेट करना था, तो वो वाला पॉइंट बहुत अच्छा था। और अच्छा पॉइंट था वो जो डिफेक्टिव वाला पॉइंट था कि डिफेक्टिव 10% होता है और उसको रेक्टिफाई करने की कॉस्ट लगी, और उसकी जो कैलकुलेशन थी कि प्रोपोर्शनेट वेजेज का 20% लगेगा, तो वो वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। बाकी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो आपको पता ही है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पर दी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक हमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरी दे रखी है वो सारी थ्योरी भी साथ साथ में कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस पूरे चैप्टर की जो भी थ्योरी है वो थ्योरी भी साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी को ऐसा नहीं है कि बाद में लास्ट में पढ़ेंगे, हर चैप्टर की थ्योरी, चैप्टर के प्रैक्टिकल्स कंप्लीट होने के बाद में हम यहाँ पर ही साथ साथ में पढ़ते जाएंगे, जिससे क्या है कि एक साथ हमारे ऊपर थ्योरी को पढ़ने का प्रेशर नहीं बने। ठीक है, तो हर चैप्टर की थ्योरी साथ साथ में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।